हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 10 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव विहार। कौन सा टॉपिक है? उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव विहार ये आज का हमारा टॉपिक है, वन्यजीव विहार। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो नवाबगंज पक्षी विहार है ये कहाँ पर है? तो ध्यान रखेंगे आप, उन्नाव में है। समसपुर पक्षी विहार ये रायबरेली में पड़ता है। लाख बहोसी पक्षी विहार ये कन्नौज में है। पटना पक्षी विहार ये कहाँ पर है? ये एटा डिस्ट्रिक्ट में है। विजय सागर पक्षी विहार ये महोबा में है। पार्वती आरंग पक्षी विहार ये गोंडा में है। समन पक्षी विहार मैनपुरी में है। ओखला पक्षी विहार ये गौतम बुद्ध नगर में है। और बखीरा पक्षी विहार ये कहाँ पर है? तो ये संत कबीर नगर में है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे सांडी पक्षी विहार ये हरदोई में है। सूर सरोवर पक्षी विहार ये आगरा में है। सुरहा ताल पक्षी विहार ये बलिया में है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार ये प्रतापगढ़ में है। तो ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार थे जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी हमने आपको यहाँ पर रिवाइज कराए, ठीक है। तो इनको आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस को रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बाजरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दूसरे स्थान पर। और पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो याद रखेंगे राजस्थान पहले स्थान पर है। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा जल प्रदूषण को दूर करने वाली सबसे सस्ती गोली बेंटोनाइट का आविष्कार किया गया है? तो ये जो बेंटोनाइट गोली है किसके द्वारा बनाई गई है? तो IIT BHU के द्वारा इसे बनाया गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की आपको अगर PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप ये PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो PDF ई बुक है इसमें जनवरी 2022 से लेकर के अगस्त 2022 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको मंथली उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये जो PDF है वो डाउनलोड कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्रालय की किस योजना का शिक्षक दिवस पर ऐलान किया? तो कौन सी योजना? याद होगा, PM श्री योजना। अगला है, हाल ही में नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजा है? तो जो नासा ने अभी ऑक्सीजन खोजा है वो मंगल ग्रह पर खोजा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो ये अनावरण किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला है, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बिरजू शाह का निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष पदक जीते थे? तो साल 1994 में उन्होंने पदक जीते थे। किसमें? कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में। अगला है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से संबद्ध प्रशांत क्षेत्र यात्रा लेखक संघ भारत के किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान करेगा? तो किसे? तो याद रखेंगे आप, पश्चिम बंगाल को। अगला है, भारत का कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा? तो याद रखेंगे ओडिशा। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने लंपी वायरस की रोकथाम हेतु पीलीभीत से इटावा तक कितनी दूरी को इम्यून बेल्ट से कवर करने का प्लान बनाया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 300 किलोमीटर दूरी को। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में जो लंपी वायरस है इसके मामले बढ़ रहे हैं। इसके जो मामले हैं उनमें बढ़ोतरी हो रही है। तो इन्हीं मामलों को देखते हुए विभाग ने मलेशिया की तर्ज पर अब प्रदेश में भी जो पीलीभीत है यहाँ से लेकर के इटावा तक लगभग कितनी दूरी? तो 300 किलोमीटर की दूरी को 10 किलोमीटर चौड़े इम्यून बेल्ट से कवर करने का प्लान तैयार किया। ये जो बेल्ट है एक तरह से बॉर्डर का काम करेगी और लंपी वायरस जो है
इस बेल्ट से पार नहीं कर पाएगा, यानी कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ से पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ नहीं जा सकेगा। पशुपालन विभाग की ओर से वैक्सीनेशन के जरिए इम्यून बेल्ट बनाने की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और ये पूरी बेल्ट में पशुओं में 100% टीकाकरण कराया जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या याद रखेंगे, एक जो लंपी वायरस है इसके बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में मलेशिया की तर्ज पर जो है पीलीभीत से लेकर के इटावा तक कितने किलोमीटर की दूरी में, तो 300 किलोमीटर की दूरी तक जो है इम्यून बेल्ट से कवर करने का मास्टर प्लान तैयार किया है। अब दोस्तों ये जो इम्यून बेल्ट होगी तो इसके जरिए क्या किया जाएगा, तो इसके जरिए जो 300 किलोमीटर की इम्यून बेल्ट होगी, जो 300 किलोमीटर को कवर किया जाएगा, तो इसमें जो संक्रमित पशु हैं उनकी कड़ी निगरानी रखी जाएगी और इन्हें इसी इम्यून बेल्ट में जो है कवर किया जाएगा, इसी के भीतर जो है रोकने की व्यवस्था की जाएगी। और दरअसल क्या है कि ये जो लंपी वायरस है ये पशुओं के द्वारा फैलता है। दोस्तों ये जो लंपी वायरस है ये किस में पाया जाता है, तो ये पशुओं में पाया जाता है और एक खतरनाक वायरस होता है। ये मक्खियों और मच्छरों की कुछ प्रजातियों और कीटों द्वारा क्या होता है, पशुओं में होता है और पशुओं और जो पशु हैं उनके शरीर से जो है दूसरे पशु के शरीर तक ये जाता है। जो लंपी वायरस है इसके संक्रमित जो पशु होते हैं उनमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, तो तेज बुखार होता है, इसके साथ उनकी भूख कम हो जाती है और इसके अलावा चेहरे, गर्दन और पलकों समेत शरीर में गोल उभरी हुई गांठें बन जाती हैं। तो इस तरह का ये लंपी वायरस होता है, तो हमारे प्रदेश में भी ये फैल रहा है। इसी को चलते हुए जो प्रदेश सरकार है उसने पीलीभीत से लेकर के इटावा तक 300 किलोमीटर की दूरी को जो है 10 किलोमीटर चौड़े इम्यून बेल्ट से कवर करने का मास्टर प्लान बनाया है और इसी जो इम्यून बेल्ट बनाई गई है, ये जो दूरी है, इसी दूरी में जो संक्रमित पशु हैं उनको रखा जाएगा, इससे बाहर उनको नहीं निकलने दिया जाएगा और जो पशु हैं उनमें क्या किया जाएगा, 100% जो है टीकाकरण किया जाएगा। ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य डिजिटल इंडिया मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान और प्रविष्टि की संख्या में शीर्ष पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है ये 9.12 मिलियन मामलों के साथ, कितना, 9.12 मिलियन मामलों के साथ डिजिटल इंडिया मिशन के तहत, ध्यान रखेंगे, डिजिटल इंडिया मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान और प्रविष्टि की संख्या में शीर्ष स्थान पर है। ये जो आंकड़े हैं वो अगस्त के अंत तक के बताए गए हैं और इसके अनुसार जो उत्तर प्रदेश है वो पहले स्थान पर रहा। किसमें, तो ध्यान रखेंगे आप, ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान में। और दूसरे नंबर पर कौन सा है, तो मध्य प्रदेश 2.31 मिलियन मामलों के साथ, इसके बाद बिहार 8,59,000 मामलों के साथ, गुजरात 4,87,000 मामलों के साथ और छत्तीसगढ़ 3,83,000 मामलों के साथ ये क्रमशः है। ठीक, तो ध्यान रखें कि कौन सा राज्य पहले पर है, तो ये है हमारा यूपी 9.12 मिलियन मामलों के साथ ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से निपटान में ये जो है पहले नंबर पर है। लगभग 4,70,000 प्रविष्टियों के साथ इस पोर्टल पर ऑनलाइन मामलों के निपटान में भी यूपी शीर्ष पर है और ऑनलाइन मामलों के निपटान में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश सेकंड पर है 1,70,000 और गुजरात जो है ये मध्य प्रदेश के बाद आता है 1,25,000 मामलों के निपटान के साथ। तो याद रखेंगे आप, अगर पूछा जाता है कि ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान और प्रविष्टि की संख्या में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा, तो ये रहा उत्तर प्रदेश। और अगर आंकड़े दिए जाएं तो 9.12 मिलियन मामलों के साथ यूपी पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन में गठित नई सरकार की कैबिनेट में चुने गए भारतीय मूल के आलोक शर्मा का संबंध उत्तर प्रदेश के किस शहर से है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आगरा से। दोस्तों जो आगरा में जन्मे हैं आलोक शर्मा, इन्हें जो है हाल ही में जो ब्रिटेन में सरकार बनाई गई है तो उसमें इन्हें जो है मंत्री बनाया गया। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री जो लिज ट्रस हैं उन्होंने अपनी सरकार में इन्हें क्या बनाया है, मंत्री बनाया है और ये जो दायित्व है ये इन्हें दूसरी बार मिला है। आलोक शर्मा का जन्म 7 सितंबर 1969 में आगरा के शाहगंज क्षेत्र स्थित कोठी मीना बाजार, उनका जो पुश्तैनी मकान है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक, तो आगरा से संबंधित है हमारे यूपी से और इन्हें जो है अभी ब्रिटेन में इन्हें जो है मंत्री बनाया गया। तो नाम ध्यान रखेंगे आप, आलोक शर्मा। अगला क्वेश्चन है, यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत किस स्थान पर रहा? कौन सा सूचकांक है, ध्यान रखेंगे, मानव विकास सूचकांक 2021। तो इसमें भारत किस स्थान पर रहा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा,
132वें स्थान पर। दोस्तों हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP ने मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी की है साल 2021 की। तो इसके अनुसार जो भारत है वो 191 देशों में 132वें स्थान पर रहा, और रिपोर्ट के अनुसार जो भारत का HDI मान है वो कितना रहा, तो 0.633 ये भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मान रहा। वहीं अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में भारत 131वें स्थान पर रहा, लेकिन इस बार ये 132वें स्थान पर है। और 2020 में इसका जो मान था वो कितना था, तो 0.645 इसका मान था। वहीं दोस्तों अगर हम देखें इसमें कि पहले स्थान पर कौन सा देश रहा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे यूरोपीय देश जो स्विट्जरलैंड है ये पहले स्थान पर रहा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2021 के अनुसार। और जो स्विट्जरलैंड है इसका स्कोर कितना रहा, तो 0.962 HDI इसका स्कोर रहा, और ये दुनिया भर में पहले स्थान पर रहा। ठीक, तो याद रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मानव विकास सूचकांक 2021 के रिपोर्ट के अनुसार पहले स्थान पर कौन सा देश रहा, तो ये रहा है स्विट्जरलैंड। और हमारे देश की अगर हम बात करें भारत की, तो जो हमारा देश भारत है ये 132वें स्थान पर रहा। टोटल देश इसमें कितने थे, तो वो भी ध्यान रखेंगे आप, 191 इसमें टोटल देश थे। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें अपने पड़ोसी देशों की, तो पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें तो जो श्रीलंका है वो 73वें स्थान पर रहा, जो चाइना है ये 79वें स्थान पर रहा, भूटान 127वें स्थान पर है, बांग्लादेश 129वें स्थान पर है, और दोस्तों पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जो है ये कितने स्थान पर रहा, तो ये 161वें स्थान पर रहा। ठीक, याद रखेंगे जो पाकिस्तान है 161वें स्थान पर रहा, नेपाल 143वें स्थान पर। तो ये हमारे पड़ोसी देशों की स्थिति थी, तो याद रखेंगे यहाँ से आप सारी बातें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए 2021 की जो रिपोर्ट है जो 2022 में अभी जारी की गई है, तो उनको जो हम एक बार रिवाइज करते हैं। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 की अगर हम बात करें तो भारत 85वें स्थान पर है, पहले स्थान पर डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत 136वें स्थान पर है, और पहले स्थान पर है फिनलैंड। IQ ईयर की 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में सबसे प्रदूषित जो राजधानी रही है दुनिया की वो रही है दिल्ली। सबसे प्रदूषित देश कौन सा रहा, तो वो रहा है बांग्लादेश। और अगर हम भारत की बात करें तो जो हमारा इंडिया है ये 5th पोजीशन पर है प्रदूषित देशों में। सिपरी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक हथियार आयातक देश कौन सा है, तो ये है भारत, और सर्वाधिक हथियार निर्यातक देश कौन सा है, तो ये है अमेरिका। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा रहा 2021 में, तो वो रहा है तुर्की का इस्तांबुल शहर। अगली रिपोर्ट याद रखेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022, इसमें भारत 150वें स्थान पर है, और नॉर्वे पहले स्थान पर है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021, इसमें भारत 101वें स्थान पर है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022, भारत 37वें स्थान पर, और डेनमार्क पहले स्थान पर। और QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ 2023 रैंकिंग अनुसार छात्रों के रहने के लिहाज से सबसे उच्च शहर कौन सा है, तो वो है लंदन। तो ये 2022 में जारी की गई महत्वपूर्ण इंडेक्स थे जो कि हमने आपको रिवाइज कराई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का कितनी वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 96 वर्ष की उम्र में। और यहाँ आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये थी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। दोस्तों हाल ही में जो ब्रिटेन की महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय, इनका निधन हो गया। कितनी वर्ष की उम्र में, तो याद रखेंगे आप 96 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। दोस्तों ये लगभग 70 वर्षों से अधिक समय तक ये ब्रिटेन की महारानी रहीं। ठीक, याद रखेंगे काफ़ी लंबा समय था, 70 वर्षों से अधिक समय तक ये ब्रिटेन की महारानी रहीं। उनका निधन जो है स्कॉटिश हाईलैंड्स में उनके महल बोलमोरल कैसल में हुआ, उनका जो निधन है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात याद रखेंगे, जो दूसरा पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थी इनका तो निधन हो गया, तो ब्रिटेन के अब सम्राट या जो हेड है जो कौन बन गए हैं, तो याद रखेंगे उनके बड़े बेटे हैं प्रिंस ऑफ वेल्स चार्ल्स III। ये जो है अब ब्रिटेन के नए किंग या सम्राट बन गए हैं। तो इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, आप अच्छे से याद रखेंगे, ये आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन के जो सम्राट हैं वो कौन है। ठीक, तो एलिजाबेथ द्वितीय का तो निधन हो गया है, जो इनके बड़े बेटे हैं प्रिंस ऑफ वेल्स चार्ल्स III, ये हो गए हैं ब्रिटेन के सम्राट या किंग। दोस्तों एलिजाबेथ द्वितीय का जन्म 21 अप्रैल 1926 को मैफेयर लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। और ये कब वहाँ की महारानी बनी थी ब्रिटेन की, तो
तो वर्ष 1952 में इनके पिता जॉर्ज 6 की मृत्यु हो गई थी और इसके बाद जो है ये ब्रिटेन की महारानी बन गई थी 1952 में। ठीक, तो यहाँ से सारी बातें याद रखेंगे। एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हुआ है, 96 साल की उम्र में निधन हुआ है और इन्होंने कितने सालों तक जो है वहाँ पर महारानी रही है ब्रिटेन की, तो 70 वर्षों से अधिक समय तक ये ब्रिटेन की महारानी रही। और अब जो है ब्रिटेन की सम्राट कौन बन गए हैं, तो इनके बड़े बेटे प्रिंस ऑफ वेल्स चार्ल्स III। अगला क्वेश्चन है, ई दाखिला पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की। दोस्तों, उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा उपभोक्ता शिकायतों के ऑनलाइन निवारण के लिए 7 सितंबर 2020 को ई दाखिला पोर्टल लॉन्च किया गया था। पोर्टल उपभोक्ता और उनके अधिवक्ताओं को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए कहीं से भी अपेक्षित शुल्क के भुगतान के साथ उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने का ये अधिकार देता है, ये जो पोर्टल होता है। ठीक, तो याद रखेंगे 7 सितंबर 2020 को ये लॉन्च किया गया था और अभी जो है इसे कितनी सालें हो गई हैं। जो उपभोक्ता शिकायतों का पोर्टल था ई दाखिला पोर्टल, तो पूरी 2 सालें जो है इस पोर्टल को हो गई हैं ई दाखिला पोर्टल। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, याद रखेंगे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि ई दाखिला जो पोर्टल है इसे किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो याद रखेंगे आप उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, तो उपभोक्ता शिकायतों का ऑनलाइन निवारण करना, यही इसका उद्देश्य था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वारंगल, त्रिशूर और नीलांबूर। दोस्तों, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज 2022 की एक सूची जारी हुई, उसमें भारत के 3 शहरों को जो है शामिल किया गया। कौन कौन से हैं, तो तेलंगाना का वारंगल है, केरल का त्रिशूर है और नीलांबूर, ये केरल के शहर हैं। तो इनको जो है शामिल किया गया है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ 2022 की सूची में। ये भारतीय शहर 44 देशों के 77 शहरों का हिस्सा है, जिन्हें हाल ही में यूनेस्को GNLC सूची में शामिल किया गया है, यानी कि ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ 2022 की सूची में शामिल किया गया। ठीक, तो याद रखेंगे कुल कितने देशों को शामिल किया गया, 44 देशों के 77 शहरों को, उनमें से हमारे भारत के भी 3 शहर हैं। कौन कौन से, याद रखेंगे, तेलंगाना का वारंगल, केरल का त्रिशूर और नीलांबूर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किसने किया? कौन सा अभियान है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। तो इसका जो शुभारंभ है वो किया है किसने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 तक देश से टीबी उन्मूलन के लिए मिशन को फिर से जीवंत करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने वर्चुअल संवाद में टीबी को निस्तानाबूत, यानी कि जो टीबी बीमारी है इसको पूरी तरीके से खत्म करने के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भागीरथ प्रयासों की सराहना की है। और उन्होंने क्या कहा कि टीबी हारेगा, देश जीतेगा, ऐसा कहा है देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो याद रखेंगे आप कि भारत में कब तक लक्ष्य रखा गया है कि टीबी को देश से जो है ख़त्म कर दिया जाएगा, तो 2025 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि देश से टीबी को जो है पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। इसी के चलते जो मिशन है कौन सा, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, ये जो है हाल ही में शुभारंभ फिर से किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ज्यूरिख डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नीरज चोपड़ा। यहाँ आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये हैं नीरज चोपड़ा, जिन्होंने फिर से जो है इतिहास रचा है। दोस्तों, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जो नीरज चोपड़ा हैं, इन्होंने फिर से एक बड़ा काम किया और इन्होंने क्या किया, ज्यूरिख में 2022 डायमंड लीग चैंपियनशिप इन्होंने जीती है और ऐसा जो है पहली बार किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा जीता गया। नीरज चोपड़ा ने 88.44 मीटर जेवलिन फेंक कर यह चैंपियनशिप जीती है, यानी इन्होंने जो भाला फेंका है, कितना फेंका है, तो 88.44 मीटर इन्होंने अपना भाला फेंका है। दूसरे स्थान पर कौन रहे, तो ओलंपिक रजत पदक विजेता चेक गणराज्य के जैकब वार्डलेज, ये दूसरे नंबर पर रहे। 2022 डायमंड लीग चैंपियन बनने के बाद नीरज को डायमंड ट्रॉफी और $30,000 की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। इस ऐतिहासिक जीत के बाद जो नीरज चोपड़ा है वो ओलंपिक चैंपियन, विश्व चैंपियन, रजत पदक विजेता और डायमंड लीग चैंपियन बन गए हैं। ठीक, तो ध्यान रखेंगे ये उपलब्धि जो है नीरज चोपड़ा के नाम पर है और इन्होंने एक इतिहास रचा है। क्यों? क्योंकि जो
ज्यूरिख डायमंड लीग है, इस चैंपियनशिप को जीतने वाले ये जो है पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक, याद रखेंगे इन्होंने जो है ये चैंपियनशिप जीती है, फर्स्ट नंबर पर ये रहे हैं। ठीक, तो ध्यान रखेंगे नीरज चोपड़ा को। और ये कहाँ पर आयोजित हुई थी, डायमंड लीग चैंपियनशिप 2022 की, तो ये हुई थी ज्यूरिख में आयोजित। अगला क्वेश्चन है रामचंद्र मांझी जिनका 7 सितंबर को निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य से संबंधित थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भोजपुरी लोक नृत्य से। दोस्तों भोजपुरी लोक नर्तक थे ये कौन, महान कलाकार रामचंद्र मांझी। इनका जो है 7 सितंबर 2022 को निधन हो गया। और लोक नर्तक के साथ साथ ये एक थिएटर कलाकार भी थे और जो भिखारी ठाकुर की नाटक दल की सदस्य भी थे। मांझी को 2017 में संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद उन्हें 2021 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था। तो याद रखेंगे पुरस्कार से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जैसे अभी जो है रामचंद्र मांझी, तो इन्हें जो है किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखेंगे 2017 में, और अगर कह दिया जाए पद्मश्री तो 2021 में। तो याद रखेंगे रामचंद्र मांझी कौन थे, ये भोजपुरी लोक नर्तक थे। तो दोस्तों ये थे 10 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। दोस्तों एक और ज़रूरी बात, जो हमारा सेकंड चैनल है तैयारी गुरु के नाम से, तो उसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग उसे जो है सब्सक्राइब करें। उस पर हम UPSSC पेट के लिए उसमें रेगुलर एक हम जीके का टेस्ट लेकर आते हैं 25 क्वेश्चंस का, और इसी के साथ साथ हिंदी गणित जो आपके टेस्ट हैं वो शुरू करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट UPSSC पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सभी लोग जो है उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये रहा कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुदुमाई पेन योजना शुरू की है। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी था, तमिलनाडु। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य फरवरी 2023 में इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।